बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए वीडियो जो लेके आए हैं वो है नागरिक शास्त्र का क्लास 6 सिविक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र सिविक्स कक्षा 6 का अध्याय 1। अध्याय का जो नाम है वो है विविधता में एकता या एक में अनेक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सांस्कृतिक, भाषाएं, भोजन, पहनावे, त्योहारों और साहित्यिक विविधताओं में छिपी एकता को समझने में मदद करता है। तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि भारत की सांस्कृतिक कैसे क्या है, भाषाएं क्या है, भोजन क्या है, पहनावा क्या है, त्योहार क्या है। तो हर जगह पे अलग अलग त्योहार जो है प्रसिद्ध है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। टुडे वी विल लर्न चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 6 civics. The name of chapter is Unity in Diversity or One in Many. These chapters help us understand how India's culture, linguistic, culinary, clothing, festivals, and literary diversities are united. हम डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्षेत्र में जानते हैं कि भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें, जैसे कि अलग अलग पहनावे है, अलग अलग त्योहार है। अगर हम बात करें भारत के, जैसे कि बिहार क्षेत्र है, तो यहाँ के पहनावे, यहाँ का भोजन अलग है। वही अगर हम तमिल साइड की बात करें तो वहाँ का पहनावा, वहाँ का भोजन अलग है। तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग त्योहार, अलग अलग चीजें हर जगह मनाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे विविधता की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्सिटी। भारत जैसे विशाल देश में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग कपड़े पहनते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 4635 समुदाय है। कितने समुदाय है? 4635, जिनमें 325 भाषाएं और 25 लिपियां प्रयोग होती है। यह विविधता भारत की असली ताकत है। ऐसे अगर हम लोग भाषा की बात करें तो हम लोग समझते थे कि टोटल जो है वो कितनी 22 भाषा। तो 22 भाषा जो है, लेकिन टोटल 22 ही भाषा नहीं है, 325 भाषाएं हैं। सर्वेक्षण में ये चीजें पाई गई। लेकिन 22 भाषा ऐसे भाषा है जिसे संविधान के द्वारा क्या किया गया है, तो उसे लिया गया है संविधान में, उसको लिया गया है संविधान के अकॉर्डिंग सिर्फ 22 भाषाओं को। लेकिन टोटल भाषा की बात अगर हम करें तो 325 भाषाएं हैं और 25 लिपियां। ये 325 भाषाएं की 25 लिपियां हैं। In a vast country like India, people speak different languages, eat different kinds of food, and wear different clothes. It shall be found that India has 4,635 communities using 325 languages and 25 scripts. This diversity is India's real strength. So in a different area, people speak different language, people wear different type of the clothes, people eat different type of the food. अब हम लोग देखेंगे भोजन की विविधता, डाइवर्सिटी इन फूड। इसमें हम लोग देखेंगे कि चावल, गेहूं, दालें, बाजरा, ज्वार, ये सारे ऐसे अनाज है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाते हैं लगभग। लेकिन क्या सभी राज्यों में इसे एक ही तरह से पकाई जाती है? बिल्कुल नहीं। चावल, गेहूं, दालें, बाजरा, ज्वार सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से पकाई जाती है। मसालों में भी एक रूपता है पर व्यंजन अलग होते हैं। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट व्यंजन पकाए जाते हैं, डिफरेंट भोजन बनते हैं। यही है एकता में अनेकता का उदाहरण कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से चीजें पकाई जाती है, चीजें खाई जाती है, व्यंजन बनाई जाती है, लेकिन तब भी सारे भारतवासी एक साथ हैं। तो ये एकता में अनेकता का उदाहरण है। Rice, wheat, pulses, millets,
all are cooked differently in each state. Spices may be the same, but dishes vary. डिशेज जो है वो वैरी करता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप. दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है. अब हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग. हमने अभी देख लिया कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के खाना पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं. अब हम लोग देखते हैं क्लॉथिंग का, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप का क्लॉथ पहना जाता है. बिल्कुल ये भी सही है. तो डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग यानी कि परिधान की विविधता. यहाँ जो परिधान शब्द है वो क्लॉथिंग के लिए है, यानी कि कपड़ा, वस्त्र के लिए है. ठीक है, हम सब जानते हैं, हम लोग इससे पहले भी, इससे जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है कि अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं. तो भारत में साड़ी का उपयोग हर जगह होता है, लेकिन पहनने के तरीके अलग होते हैं. जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर हम बात करें मराठी, तो मराठी सब जो होते हैं वो अलग टाइप से साड़ी पहनते हैं. वही बिहारी जो होते हैं वो अलग टाइप से साड़ी पहनते हैं. तो बनारसी, कांजीवरम, पैठनी जैसी साड़ियों की विविधता बहुत गहरी है. यह दिखता है कि एक ही वस्त्र अलग अलग रूपों में पहना जा सकता है. तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं. साड़ी आर worn across India but in many different styles, from Banarsi to Kanjivaram to Pathani. The variety is immense. It shows how one attire can have many expression. ये शो करता है कि एक ही साड़ी को अलग अलग रूपों में पहना जा सकता है, अलग अलग रूपों में दिखाया जा सकता है. अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में घूमे होंगे कभी, तो देखे होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मराठी सब जो होते हैं, यानी कि महाराष्ट्रन सब जो होती है महिलाएं, वो अलग प्रकार से साड़ी पहनती हैं, वो धोती टाइप दिखता रहता है. और यहाँ बिहारी जो पहनती है वो अलग पहनती है. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से पहना जाता है. अब हम लोग देखेंगे त्योहारों की विविधता, फेस्टिवल्स. हम फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे कि फेस्टिवल्स क्या है. तो मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से. जैसे कि कहीं पे क्या होता है कि जैसे कि हमारे बिहार में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, लेकिन यही कहीं पे पोंगल, कहीं लोहरी, कहीं उत्तरायण के नाम से ये फेस्टिवल जाना जाता है. यह त्योहार किसानों की कटाई से जुड़ी होती है. एक्चुअली होता क्या है कि जब किसान कटाई करती है धान की, तो उससे जो चावल बनता है उसी से इसमें क्या किया जाता है, कहीं खिचड़ी कहीं खीर बना के, और ये फेस्टिवल मनाया जाता है. तो ये किसानों की कटाई से जुड़ा हुआ है. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया बट अंडर डिफरेंट नेम्स लाइक पोंगल, लोहरी, उत्तरायण. इट्स लिंक्ड विद द हार्वेस्टिंग सीजन. ये हार्वेस्टिंग सीजन से लिंक्ड है. जब किसान हार्वेस्ट करते हैं यानी कि कटाई करते हैं, तो जो नई फसल होती है, उससे जो नई अनाजें मिलती है, उसको बना के वो भगवान पे अर्पित करते हैं, और इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है. तो ये था. अब ये है कि बहुत सारे, ये तो था कि एक ही त्योहार अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं. पर कुछ ऐसे भी त्योहार है जो अलग क्षेत्र, एक क्षेत्र में मनाया जाता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं मनाया जाता है. एक क्षेत्र में उसको कुछ और कहा जाता है, दूसरे क्षेत्र में कुछ और कहा जाता है. तो इस तरह से त्योहारों में विविधता होता है, डाइवर्सिटी इन फेस्टिवल होता है. अब हम लोग देखेंगे साहित्य और महाकाव्य, लिटरेचर एंड एपिक्स. तो क्या है हमारा लिटरेचर एवं एपिक्स? तो भारत के दो प्रमुख महाकाव्य है. कौन कौन सा? रामायण और महाभारत. सब नाम सुने होंगे इस दोनों का. तो ये महाकाव्य है जो हर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं. अगर भारत की किसी क्षेत्र की बात करें, किसी एरिया की बात करें, तो ये हर क्षेत्र में क्या है, लोकप्रिय हैं. इनकी लोक कथाएं अलग अलग रूपों में मौजूद है जो भारत की एकता को दर्शाती है.
अब ये है कि इन रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, इनकी जो लोक कथाएं हैं वो अलग अलग रूपों में मौजूद है, जो भारत की एकता को दर्शाती है। इंडियाज टू मेन इफेक्ट्स, हाउ मेनी? टू मेन कितनी है? तो टू एपिक्स है, दैट इज रामायण एंड महाभारत, आर पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री। ये दोनों के दोनों पूरे कंट्री में, कंट्री के किसी कोने में, आप किसी कोने के बच्चे से पूछ लीजिए, किसी क्षेत्र के बच्चे से कि तुम रामायण देखे हो या रामायण जानते हो, क्या होता है महाभारत जानते हो, तो हाँ के अलावा आपको ना आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर एक एरिया में क्या है, प्रचलित है। इंडियाज टू मेन एपिक्स रामायण एंड महाभारत are popular across the country. They exist in various regional follic versions, showing the unity of India, unity of Indian culture. तो ये इंडियन कल्चर को शो करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के पर्सन है, बट तब भी इन सब में क्या है, तो यूनिटी है, एकता है। तो ये एकता को शो करता है, एकता को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की विविधता के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो ये भाषा में डाइवर्सिटी होता है, भोजन में, परिधान में, त्योहार में, धर्म में, रीति रिवाज में, ये सभी भारत की विविधता को दर्शाते हैं, क्योंकि इस सारे चीजों में इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करें भाषा की तो अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोली जाती है। वैसे हिंदी हर जगह बोली जाती है, लेकिन तब भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पकाई जाती है। परिधान की बात करें क्लॉथ का, तो ये भी हमने पढ़ा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। त्योहार, धर्म, रीति रिवाज, तो ये सारी चीजें जो है वो विविधता को दर्शाता, भारत की विविधता को दर्शाता है। इंडियन पीपुल प्रोजेक्ट का उदाहरण, तो इंडियन पीपुल प्रोजेक्ट का उदाहरण क्या है, जिसमें बताया गया कि भारत में 4635 समुदाय, 325 भाषाएं और 25 लिपियां हैं। विविधता में एकता का अर्थ और महत्व, मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां एकता की भावना बनी रहना एक अनोखी विशेषता है। देखिए अभी हमने देखा कि इतने सारे चीजें में विविधता है, इतनी सारी चीजें के अकॉर्डिंग भारत में विविधता है, लेकिन फिर भी भारत में क्या है, एकता है। तो ये एक अनोखी विशेषता है, यह अवधारणा भारत की पहचान और मजबूती को दर्शाती है। किसको? तो भारत की पहचान और मजबूती को दर्शाती है, क्योंकि ये शो करता है कि विविधता होने के बावजूद भी भारत में बहुत ज्यादा क्या है, एकता है। अगर तो भोजन की विविधता और एकता, फूड डाइवर्सिटी एंड यूनिटी। अब देखिए कि डाइवर्सिटी तो है फूड में, फिर भी यूनिटी कैसे? तो देश भर में भले ही व्यंजन अलग हो, लेकिन अनाज और मसाले कई बार समान होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए कि चावल, गेहूं, दालें और बाजरा का उपयोग। अब देखिए ये सारी चीजें जो है, अनाज जो है, ये अनाज सेम ही रहते हैं, मसाला जो यूज होता है वो सेम ही रहता है, बस पकाने का तरीका अलग रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन बनता है। जैसे कि हमारे तरफ अगर हम बात करें बिहार में, तो चावल, दाल, सब्जी, ठीक है। वही अगर तमिल साइड में आप बात करते हैं तो वहां पे आपको इडली, डोसा, ये सारी चीजें। देखिए अगर आप बात करें तो यहाँ भी अनाज वही यूज हो रहा है, चावल ही यूज हो रहा है, दाल ही यूज हो रहा है, लेकिन उसे पकाया अलग तरीके से जा रहा है। अब हम साड़ी का उदाहरण लेते हैं। साड़ी एज सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। साड़ी जो है एक सिंबल है किस चीज का? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं, लेकिन सब क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। तो लेकिन भले ही साड़ी पहनने का स्टाइल डिफरेंट हो, लेकिन वो वस्त्र, वो परिधान जो है वो साड़ी ही है। तो भारत के हर हिस्से में साड़ी पहनने का तरीका अलग है, लेकिन परिधान एक ही है। इससे सांस्कृतिक विविधता और एकता दोनों झलकती है। अब हम देखेंगे त्योहारों के अलग नाम, फेस्टिवल विथ डिफरेंट नेम्स। अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया में एक ही फेस्टिवल को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। जैसे पोंगल, पोंगल कहाँ
कहाँ मनाई जाती है पोंगल के नाम से? तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है। लोहड़ी, पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी कहा जाता है। उत्तरायण, यही मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहा जाता है? तो उत्तरायण कहा जाता है। और माघ बिहू, बिहू के नाम से ये मकर संक्रांति कहाँ फेमस है? तो असम में फेमस है। तो अब देखिए, हमारे बिहार के साइड में इसे क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। और यही मकर संक्रांति आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि त्योहार वही है। अब है साहित्यिक विविधता और महाकाव्य, लिटरेरी डाइवर्सिटी एंड इपिक्स। अब इसमें देखिए, जैसे कि रामायण, महाभारत और पंचतंत्र जैसी कहानियां विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में मौजूद है। देखिए, रामायण, महाभारत और पंचतंत्र की अगर बात करें तो ये अलग अलग भाषाओं में क्या किया गया है? इसका जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। ये संस्कृत में था, लेकिन अलग अलग भाषाओं में इसको क्या किया गया है? ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि ये अलग अलग भाषाओं में मौजूद है। एक ही कथा के कई रूप विभिन्न समुदाय में प्रचलित है। लोक संस्करण और परंपरा, फोल्क वर्जन्स एंड ट्रेडिशन। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आदिवासी समुदाय में रामायण महाभारत की अलग कहानियां हैं जो उनके अनुभवों से जुड़ी होती है। एक्चुअली ये जो इपिक्स है, इपिक्स की जो स्टोरी होती है, तो जो पर्सन जिस क्षेत्र से, जिस समुदाय से है, उनसे वो उन कहानी का वो पार्ट या कहानी का वो तरीका उनके अनुभवों से जुड़ी होती है। जैसे आदिवासी समुदाय में रामायण महाभारत की अलग कहानियां हैं और हम लोग जो देखते हैं समझते हैं वो अलग चीजें हैं। ये नहीं कि कहानियां डिफरेंट है, बट अनुभवों से जुड़ा हुआ जो मीनिंग समझ में आ रहा है उस चीजों से ये जुड़ी हुई है। क्योंकि जब कोई भी चीजें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होता है वो हमें अच्छे से समझ में आती है। प्रसंग आधारित चित्र और कलात्मक अभिव्यक्ति, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन आर्ट। जैसे रामायण के प्रसंगों वाले चित्र, साड़ी में स्त्री की प्रतिमा। अब देखिए, जब हम बात करें रामायण की, तो रामायण में जितनी भी, वो माँ सीता हो या कोई अलग स्त्री हो, जिस स्त्री को दिखाया गया है सबकी जो प्रतिमा है, यानी कि जो प्रतिछाया है, वो किस चीज में है? तो साड़ी में, साड़ी में स्त्री की प्रतिमा को शूट किया गया है। इरूला जनजाति के पंच पांडवों से जुड़ी मूर्तियां आदि। अब जो इरूला जनजाति है उनके पंच पांडवों से जुड़ी मूर्तियां हैं, तो ये सारी चीजें जो है उसमें दिखाया गया है। प्रसंगों वाले चित्र से एक आर्ट के थ्रू इसे क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। अब है नेहरू जी का कथन, क्वोट बाय जवाहरलाल नेहरू, ग्रामीण भारत में भी नैतिकता, लोक कथाएं और महाकाव्य जीवन का हिस्सा। यह संस्कृति की गहराई दिखाता है। क्या दिखाता है? कि ये जो ग्रामीण भारत में भी नैतिकता है, उसके बाद लोक कथाएं और महाकाव्य जीवन का हिस्सा है। इस सब में जो कहानी है वो हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है। तो ये सारे टॉपिक हमने पढ़ा जो इस चैप्टर से रिलेटेड था। अब हम इस चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखेंगे और इस चैप्टर को क्वेश्चन के थ्रू और भी डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितनी भाषाएं और लिपियां पाई जाती है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन इंडिया? तो अभी हमने पढ़ा कि एक सर्वेक्षण में क्या सर्वे किया गया था कि 325 भाषाएं और 25 लिपियां पाई जाती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि भारत में लगभग 325 भाषाएं और 25 लिपियां पाई जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विविधता में एकता का क्या अर्थ है? विविधता में एकता का क्या अर्थ है? What is the meaning of unity in diversity? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? तो अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर से रिलेटेड, विविधता शब्द का और विविधता में एकता शब्द का अर्थ हमने अच्छे से समझा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना बहुत ही इजी है कि अलग अलग संस्कृति, भाषा,
रीति रिवाज होने के बावजूद लोगों में एकता का भाव होना ही विविधता में एकता है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, लेकिन इस सब के बावजूद भी सब में, भारत के सारे वासी में एकता का भावना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भारत के लोग परियोजना क्या थी? भारत के लोग परियोजना क्या थी? What was the People of India project? तो आंसर हमारा होगा यह भारतीय मानव विज्ञान, यह भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किया गया एक सर्वे था जिसमें भारत की विविधता का अध्ययन किया गया था। तो आपको याद रखना है, जब भी बात आएगा पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की, यानी कि भारत के लोग परियोजना की, तो आंसर हमारा ये होगा कि यह भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किया गया एक सर्वे था जिसमें भारत की विविधता का अध्ययन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारी का उदाहरण विविधता में एकता को कैसे दर्शाते हैं? हाउ डज द एग्जाम्पल ऑफ सारी रिप्रेजेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा साड़ी पूरे भारत में पहनी जाती है, पर हर क्षेत्र में इसका पहनने का तरीका क्या है? अलग होता है। हमने टॉपिक में इस चीज को अच्छे से समझा एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने आपको महाराष्ट्रन वुमेन और बिहारी वुमेन दोनों के बारे में बताया कि दोनों जगह साड़ी ही पहना जाता है, पर पहनने की स्टाइल क्या होती है? चेंज होता है। तो साड़ी पूरे भारत में पहनी जाती है, पर हर क्षेत्र में इसका पहनने का तरीका अलग होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, मकर संक्रांति भारत में किन किन नामों से जानी जाती है? तो मकर संक्रांति जो है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो वही चीज पूछा गया है कि बाय व्हाट नेम इज मकर संक्रांति नॉन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया? तो आंसर जो हमारा होगा, क्योंकि ये टॉपिक भी हमने अच्छे से पढ़ा था कि पोंगल कहाँ कहा जाता है, लोहड़ी, उत्तरायण, माघ बिहू, ये सारी चीजें कहाँ पे कहा जाता है, किस नाम, कहाँ जाना जाता है किस नाम से। तो आंसर हमारा होगा कि पोंगल तमिलनाडु, लोहड़ी पंजाब, उत्तरायण गुजरात, माघ बिहू असम और मकर संक्रांति पूरे उत्तर भारत में। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मकर संक्रांति जाने जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रामायण और महाभारत का भारत की एकता में क्या योगदान है? अगर हम बात करें इसे रामायण और महाभारत की, ये दोनों की जो कहानियां है, यानी कि महाभारत और रामायण की, वो भारत की एकता का क्या योगदान है, उसमें क्या शो करता है? हाउ डू रामायण एंड महाभारत कंट्रीब्यूट टू इंडियाज यूनिटी? तो आंसर हमारा होगा, ये महाकाव्य भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मौजूद है और सांस्कृतिक एकता को मजबूत रखते हैं। तो ये महाकाव्य जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूप में मौजूद है और जो कि सांस्कृतिक एकता को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचतंत्र की कहानियां आज भी क्यों प्रासंगिक है? पंचतंत्र की कहानियां आज भी क्यों प्रासंगिक है? Why are पंचतंत्र स्टोरीज स्टिल रिलेवेंट टुडे? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, ये कहानियां आज भी नैतिक शिक्षा देती है और जीवन मूल्यों को सिखाती है। तो ये कहानियां जो है पंचतंत्र, वो क्या देती है? तो हमें नैतिक शिक्षा, यानी कि मोरल एजुकेशन उससे हमें मिलती है, और जो जीवन मूल्यों को सिखाती है कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, ये सारे मोरल ज्ञान हमें इससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विविधता भारत की ताकत कैसे है? हाउ इज डाइवर्सिटी इंडियाज स्ट्रेंथ? आंसर जो हमारा होगा वो होगा, विविधता भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और लोगों में सहिष्णुता व एकता को बढ़ावा देती है। तो जो डाइवर्सिटी है वो भारत की संस्कृति को क्या करती है? समृद्ध बनाती है और लोगों में
सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देती है। कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के कुछ प्रमुख उदाहरण लिखिए। भारत की सांस्कृतिक विविधता के कुछ प्रमुख उदाहरण लिखिए। राइट सम मेजर एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज कल्चर डाइवर्सिटी। राइट सम मेजर एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा भारत में भाषाएं, भोजन, पहनावा, त्योहार, रीति रिवाज और कला के रूप में विविधता देखी जाती है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो ये सारे बेसिस पे डाइवर्सिटी देखी जाती है। इंडिया शोज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, फूड, क्लॉथिंग, फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड आर्ट फॉर्म्स। तो ये सारे चीजें के बेसिस पे इंडिया में डाइवर्सिटी देखी जाती है, ये सारे बेसिस पे दर्शाती है। क्वेश्चन 10 है, भारत में भोजन की विविधता किस प्रकार दिखाई देती है? हाउ इज डाइवर्सिटी सीन इन फूड अक्रॉस इंडिया? हाउ इज डाइवर्सिटी सीन इन फूड अक्रॉस इंडिया? आंसर जो हमारा होगा वो होगा भारत के विभिन्न हिस्सों में चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मसाले आदि का उपयोग अलग अलग तरीकों से होता है। देखिए हमने इस चैप्टर के जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टॉपिक में ही पढ़े कि चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा इसी सारे अनाज का और मसाले का यूज होता है, लेकिन अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से होता है। इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया राइस, wheat, pulses, millets and spices are used in unique ways. तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से क्या होता है, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामायण और महाभारत को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? रामायण और महाभारत को महाकाव्य क्यों कहा जाता है? Why are रामायण एंड महाभारत कॉल्ड एपिक्स? कि रामायण महाभारत को एपिक्स क्यों कहा जाता है? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ये दोनों लंबे ग्रंथ हैं जिनमें महान नायकों की कथाएं और नैतिक शिक्षा शामिल होती है, इसलिए इन्हें महाकाव्य कहते हैं। तो इसलिए क्या है, एक बहुत लंबे ग्रंथ है और इनमें महान नायक जैसे कि रामायण में भगवान श्री राम के बारे में और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में है और भी, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। दे आर लॉन्ग कंपोजिशंस विथ स्टोरी ऑफ ग्रेट हीरोज एंड मोरल टीचिंग्स, हैंस कॉल्ड एपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि छीट शब्द का क्या अर्थ है, यह यूरोप में क्यों प्रसिद्ध हुआ? What is chint? Why did it become popular in Europe? तो छीट शब्द का अर्थ क्या है और यह यूरोप में क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा छीट एक प्रकार का कपड़ा है जिस पर सुंदर डिजाइन छापा जाता था। यूरोप में इसकी बहुत मांग थी क्योंकि यह सस्ता और आकर्षक था। तो याद रखना है आपको, छीट किसको कहा जाता है, तो ये एक प्रकार की कपड़ा होता है जो बहुत सुंदर डिजाइन उस पर छापा जाता था और यूरोप में इसकी बहुत ज्यादा मांग थी क्योंकि यह सस्ता और आकर्षक था। Chint is a printed cotton fabric with beautiful designs. It became popular in Europe due to its affordability and beauty. तो ये इस सब चीजों की वजह से वहां क्या था, तो फेमस था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि विविधता से भारत को क्या लाभ होता है। विविधता से भारत को क्या लाभ होता है?
व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी टू इंडिया? तो ये जो डाइवर्सिटी है इससे इंडिया को क्या लाभ होता है, क्या बेनिफिट्स होती है? तो आंसर हमारा होगा विविधता भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और सभी लोगों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने का अवसर देती है। बिल्कुल सही है। अगर आपके आसपास अदर क्षेत्र के कोई बगल में रहते होंगे, मान लीजिए कि आप कहीं ऐसी जगह पर रह रहे हैं, अगल बगल में कोई ऐसे बंगाली है या अदर स्टेट के पर्सन है, तो आपको बहुत मजा आता होगा उनके फेस्टिवल को समझने में, क्योंकि जब वो बगल में अपना फेस्टिवल मनाते हैं और हम उसके बारे में नहीं जानते, हमें नहीं पता होता कि किस तरह से मनाई जाती है, तो ये संस्कृति को समझने का अवसर देती है। डाइवर्सिटी enriches Indian culture and offers people the chance to learn and respect other traditions. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। भारत में विभिन्नता में एकता की भावना देखने को मिलती है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। यहाँ पे विविधता की बात नहीं हो रही है, विभिन्नता में एकता। तो इसको आपको क्या करना है कि स्पष्ट करना है, उदाहरण के थ्रू हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं आंसर। आंसर हमारा होगा कि भारत में विभिन्न धर्म, भाषाएं, परिधान, भोजन और त्योहार होते हुए भी लोग एकजुट रहते हैं। मकर संक्रांति जैसे त्योहार पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। रामायण और महाभारत पूरे देश में लोकप्रिय है, चाहे भाषा कुछ भी हो। यह सब दर्शाते हैं कि विविधता के बावजूद भारत एकता का उदाहरण है। तो ये सारी चीजें ये शो करता है कि हर जगह अलग अलग चीजें हैं, विविधता है यानी कि विभिन्नता है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, भारत में एकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाकाव्य भारतीय संस्कृति की एकता को कैसे दर्शाते हैं? महाकाव्य भारतीय संस्कृति की एकता को कैसे दर्शाते हैं? तो आंसर जो हमारा होगा वो है रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारत के हर भाग में पढ़े और समझे जाते हैं। इनकी लोक कथाएं और कहानियां हर भाषा और राज्य में अलग अलग रूपों में मिलती है, जो दर्शाता है कि ये ग्रंथ देश भर की संस्कृति को जोड़ते हैं। तो जब एक ही प्रकार की चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं में प्रचलित है, सब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि ये ग्रंथ देश भर की संस्कृति को जोड़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विभिन्न क्षेत्रों में एक ही त्योहार के अलग अलग नाम होने से क्या संदेश मिलता है? जैसे कि हमने देखा कि मकर संक्रांति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये होने के बाद ये इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे पता चलता है कि भारत में एक ही भावना को लोग अपने अपने रीति रिवाज से मानते हैं, यानी कि यह सांस्कृतिक विविधता और एकता दोनों को दर्शाता है। अभी तक हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे हैं? तो 16 क्वेश्चन देखे हैं। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। प्रश्न क्रियाकलाप का पहला प्रश्न है, पाठ के प्रारंभ में दिए गए 2 उदाहरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आंसर जो हमारा होगा वो होगा, प्रथम उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिसमें वे विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। दूसरा उदाहरण शंकर देव का है, जिसमें बताया गया है कि भारत की एकता उसकी प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह दोनों उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक मजबूत एकता छुपी हुई है, जो पूरे देश को जोड़ती है। तो इस दोनों उदाहरणों से हमें यही ज्ञान, यही शिक्षा मिलती है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में जो है क्या है, तो मजबूत एकता छुपी हुई है जो पूरे देश को जोड़ती है। यह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश कैसे आज भी प्रासंगिक है।
आंसर हमारा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, जैसे मूर्ख बंदर और चालाक मगरमच्छ, सिंह और सियार, आज भी नैतिक शिक्षा देती है। ये कहानियाँ हमें बुद्धिमानी, दोस्ती, धोखा और सच्चाई जैसे मूल्यों को समझने में मदद करती है। तो ये जो कहानियाँ हैं वो हमारी मोरल एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे मोरल शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें बुद्धिमानी, दोस्ती, धोखा और सच्चाई जैसे मूल्य को समझने में मदद मिलती है इससे, और इसे हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने क्षेत्र से कुछ लोक कथाएं एकत्र कीजिए और उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। तो हम आंसर देखते हैं। मिथिलांचल की लोक कथा, सीता की अग्नि परीक्षा। ये मिथिलांचल की लोक कथा है, सीता की अग्नि परीक्षा। सीता कहाँ की थी? मिथिलांचल की बेटी थी। या विदेहराज जनक की न्याय प्रियता। जैसे किस्से न्याय, सच्चाई और बलिदान के संदेश देते हैं। इन दोनों लोक कथाएं से हमें क्या सीख मिलती है कि हम न्याय किस तरह से न्याय, सच्चाई और बलिदान देते हैं सच्चाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से चित्रित होते देखा है? क्या आपने किसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से चित्रित होते देखा है? तो हाँ, आंसर हमारा होगा हाँ। रामलीला और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक और चित्रकला में हमने कहानियाँ चित्रित होते देखी है। मधुबनी चित्रकला भी रामायण के प्रसंगों को दिखाती है। अगर आप मधुबनी चित्रकला देखे होंगे तो आप देखे होंगे उसमें राम सीता का शादी वाला वो माला लेके एक दूसरे के, तो कोबर का सीन, ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती है मधुबनी चित्रकला में। तो ये भी रामायण के प्रसंगों को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पंक्ति कही गई थी? तो नेहरू जी की पंक्तियाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसकी एकता को दर्शाती है। वे कहते हैं कि ग्रामीणों को भी महाकाव्यों की गहरी समझ होती थी, जो उनकी बातचीत का हिस्सा बन गई थी। इससे भारत की एक गहरी सांस्कृतिक जड़ें प्रकट होती है। तो जो ग्रामीण, उनकी लाइन में यही थी, उनकी पंक्ति में यही थी कि सांस्कृतिक विविधता और उसकी एकता को जो दर्शाती थी कि ग्रामीण के लोगों में भी महाकाव्यों की समझ होती थी और जो कि उनकी बातचीत की हिस्सा बन गई थी, और इससे भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ें प्रकट होती थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्या आप भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा में किसी विशेष सांस्कृतिक विविधता का अनुभव साझा करना चाहेंगे? कि विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के बाद आप वहाँ की अलग अलग जो सांस्कृतिक है उसकी विविधता का अनुभव साझा करना चाहेंगे? तो आंसर हमारा होगा हाँ। जब मैं दक्षिण भारत गया, कहाँ गया? दक्षिण भारत गया, तो वहाँ की भाषा, भोजन, कपड़े और मंदिर की शैली बिल्कुल भिन्न थी, लेकिन लोगों की आत्मीयता और सम्मान से एकता की भावना अनुभव हुई। कि वहाँ का जो सारी चीज़ें थी, जैसे कि भाषा है, भोजन है, कपड़े हैं, मंदिर है, हर चीज़ अलग अलग थी, लेकिन वहाँ पे भी आत्मीयता और सम्मान, जो एक दूसरे में एकता की भावना को अनुभव हुई है। तो आंसर हमारा होगा यस। व्हेन आई विजिटेड साउथ इंडिया आई नोटिस्ड द लैंग्वेज, फूड, क्लॉथ्स एंड टेम्पल architecture were different, but the warmth and hospitality of people reflected a strong sense of unity। तो ये 6 क्वेश्चन हमारा था क्रियाकलाप से। तो इस तरह से हमने चैप्टर से रिलेटेड टोटल 16 क्वेश्चन और 6 क्रियाकलाप प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। अब अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जो पढ़ा उसके कंक्लूजन देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषा, धर्म, भोजन,
परिधान और त्योहारों में असीम विविधता है, लेकिन इस विविधता के बीच एकता की भावना भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, मकर संक्रांति जैसे त्योहार और साड़ी जैसे परिधान यह दर्शाते हैं कि भारत में अनेकता होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यही विविधता में एकता भारत की असली पहचान और शक्ति है। तो ये सारे चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से अलग यानी कि विविधता होने के बाद भी क्या है, एकता है बना हुआ भारत में, जो एक पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। इंडिया इज़ अ country with immense diversity in language, regions, food, clothing. India is a country with immense diversity in language, religion, food, clothing, and festival. Yet, what makes India unique is its strong sense of unity. Amidst this diversity, epics like Ramayana, Mahabharata, festivals like Makar Sankranti, and attire like the sari all reflect how people stay connected despite differences. This unity in diversity is India's true identity and strength. तो हमने इस चैप्टर में ये सारे चीज़ें देखा, इस सारे चीज़ों को समझा कि किस तरह से भाषा, धर्म, भोजन, परिधान, त्योहार अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से मनाया जाता है, अलग अलग तरह के होते हैं, इसमें विविधता होती है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल Mithlani Teacher Supriya. If you like this video, then please share with your friend, because it is very useful for class 6 student and the student who will be preparing the general competition examination, because it is the NCERT class 6 civics notes chapter 1. So let us know your thought or question in the comments. Okay students, see you in the next class with the next topic. If you want to watch the next chapter or related content of NCERT 6 to 8 class, all subjects, check out the playlist link in the डिस्क्रिप्शन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोग आगे भी और भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं अगले चैप्टर का, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे साइंस का प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, मैथ्स का प्लेलिस्ट है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है और बहुत इजी वे से सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। वी हैव गॉट इजी एंड इंगेजिंग एक्सप्लेनेशन जस्ट फॉर यू। बहुत ही इजी वे में है, आप लोग जाके देखिए। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर? आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक पसंद आया, क्या पसंद आया? लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो आप लोग इसको कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कौन से टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा। If you have any question, drop them below. We have definitely reply. अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हर क्वेश्चन का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर आप एक भी प्रॉब्लम डॉट इसमें ड्रॉप करते हैं कि इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन में आपको डॉट है, तो आपको आंसर जरूर रिप्लाई में मिलेगा। इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कोई डॉट हो तो। कुछ बच्चे का कमेंट था कि मैम सिविक्स का पहला चैप्टर का वीडियो लेके आइए, और उसी के रिप्लाई में हमने ये वीडियो बनाया, फिजिक्स का पहला चैप्टर। इसी तरह से अगर आगे आप लोग
कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा हो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपका जो डिमांड हो उसी पे बेस्ड हो, क्योंकि ये सारा वीडियो आपके लिए ही बनता है, तो आपके नीड के अकॉर्डिंग वीडियो बनेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।